बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मेरा देवर अचानक एक दिन एक लड़की को भगा कर ले आया और उससे शादी भी कर ली। हम सब बहुत परेशान थे, मगर देवर इस लड़की को वापस छोड़ने को तैयार ही नहीं था। हालांकि वो लड़की पागल थी। अब मेरे देवर की हरकतें भी मशकूक होने लगी थी। वो रोजाना 5 किलो गोश्त लेकर आता और मुझे कहता कि भाभी लजीज पकाना। जब मैं पका कर देती तो वो सारा गोश्त अपनी बीवी को खिला देता और फिर एक कमरे में बंद कर देता। कहता अब गलती से भी भाभी इस कमरे को ना खोलना। यूं वो सिर्फ गोश्त खाने के वक्त ही उसे कमरे से बाहर निकालता। एक रात मैंने सोच लिया कि इस लड़की को घर से भगा दूंगी। यूं चुपके से दरवाजा खोलकर अपने कमरे में आकर सो गई, मगर सुबह आंख खुली तो रूह तक लरज उठी, क्योंकि मेरा नाम लाइबा है। मेरा तलक मुजफ्फरगढ़ से है। हम 4 बहन भाई थे। मुझसे बड़े 2 भाई और एक बहन थी जो शादीशुदा थे। मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी थी और बड़ी बहन के पैदा होने के 15 साल बाद मैं पैदा हुई थी। अम्मा अब्बा को मेरी पैदाइश के बाद खानदान वालों ने बहुत बातें की कि इस उम्र में बच्ची के माँ बाप बने, कुछ तो ख्याल किया होता, लोग क्या कहेंगे। बाबा ने कहा कि मुझे खानदान और लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं। लोग हमें खाने के लिए नहीं देते जो लोगों की परवाह करें। पापा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं अम्मा अब्बा और भाइयों के सबसे ज्यादा करीब थी और अगर कोई भी बात होती तो आकर फौरन घर बताती। और एक दिन वो हुआ जिसका कभी सोच भी नहीं सकती थी। बाबा मुझे छोड़कर दुनिया से चले गए। बाबा का एक्सीडेंट हुआ था और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे बाबा मुझे छोड़कर चले गए हैं। बाबा को गए 6 माह हो गए थे और सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए थे, मगर मैं बाबा को लम्हा लम्हा याद करती थी। फिर कुछ माह बाद दोबारा से कॉलेज जाना शुरू किया। मैं सबसे छोटी होने की वजह से घर में सबकी लाडली भी थी। घर में मुझे कोई भी शरारतें करते देख लेता तो कभी ना मानता कि ये वही लाइबा है जो कॉलेज में डरी सहमी रहती थी। मैं बीएससी कर रही थी, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन छोटी भाभी ने कहा कि मेरी एक कजन की शादी है, तुम मेरे साथ चलो। तो मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि मुझे हजूम से बहुत कोफत होती थी। ज्यादा लोगों में जाना मुझे नर्वस कर देता था और अजीब बौखलाई हरकतें करती थी, जिस पर मेरा खूब रिकॉर्ड लगता था। घर में सबकी लाडली होने की वजह से मुझ में एतमाद की बहुत कमी थी, पता नहीं क्यों। छोटी भाभी की मुझे शुरू से ही कुछ समझ नहीं आती थी और ना मैं उनके साथ ज्यादा टाइम गुजारती थी। छोटी भाभी को देखते ही मैं खुद को ऐसे जाहिर करती जैसे मैं बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ। अब भाभी भाई से जिद कर रही थी कि लाइबा से कहें मेरे साथ शादी पर चले। मैं इसको अपनी फैमिली और दोस्तों से मिलवाना चाहती हूँ। सब बहुत पूछते हैं कि तुम अपनी छोटी नंद से हमें क्यों नहीं मिलवाती। और भाई ने कहा कि लाइबा चली जाओ अपनी भाभी के साथ, वो इतना इसरार जो कर रही हैं। लोगों से, रिश्तेदारों से मिलोगी तो तुम्हारे अंदर का डर कुछ कम होगा। और मैं भाई को इनकार नहीं कर सकती थी और छोटी भाभी के साथ उनकी कजन की शादी पर चली गई। भाभी खुद अपने दोस्तों में बैठ गई और बातों में मसरूफ हो गई और मुझे तो भूल ही गई कि इनके साथ कोई आया भी था। मैं साइड पर बैठी इर्द गिर्द देख रही थी जब एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई। मैं साइड पर बैठी इर्द गिर्द देख रही थी जब एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई और वो अपना तारुफ करवाने लगी। उसका नाम तानिया था। वो बहुत खुश अहलाक थी और मैं और तानिया बहुत अच्छी दोस्त बन गई। तानिया ने मुझे अपने घर वालों से भी मिलवाया और फिर तानिया के साथ बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। जब भाभी ने मुझे इस तरह तानिया के साथ बातें करते देखा तो तंजिया अंदाज में कहने लगी, ओह अच्छा, तो तुम यहाँ बैठी हो, मैं तो कब से तुम्हें इधर उधर ढूंढ रही थी। तो मैंने कहा भाभी, हैरियत थी, आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी। तो भाभी ने कहा कि तुम्हें किसी से मिलवाना था। फिर भाभी मुझे अपने दोस्तों से मिलवाने लगी, मगर मुझे उनका लहजा अजीब सा लगा। भाभी कहने लगी, आओ तुम्हें अपने भाइयों से मिलवाऊं, और मुझे बाजू से पकड़कर उनसे मिलवाने लगी। भाभी ने अपनी फैमिली से मिलवाते हुए कहा कि ये है मेरी सबसे छोटी ननद जो 15 साल बाद पैदा हुई थी। और मुझे भाभी का बात करने का अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं खामोश सी खड़ी अंदर ही अंदर खुद को मलामत करने लगी कि क्यों आ गई भाभी के साथ।
मैं शायद रो देती भाभी की बातों पर और कुछ भी कह नहीं पाई। जब भाभी के भाई रजा ने कहा कि क्या हो गया अगर 15 साल बाद पैदा हुई, इसके पैदा होने में ऐसी कौन सी खास बात है जिसकी इतनी खींचातानी की जा रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी पहली औलाद ही उनके बुढ़ापे में पैदा होती है। इस बात को इस तरह मजाक बनाकर किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह करना आपको जेब नहीं देता आपी। रज़ा ने अपनी बड़ी बहन जो कि मेरी भाभी थी, जब उनको इस तरह बात करने से मना किया था तो भाभी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि रज़ा ने मेरी साइड ली। और इस बात को भाभी ने सारी उम्र दिल से लगा लिया। लेकिन मुझे रज़ा भाई का इस तरह सबके सामने बात करना अच्छा लगा और शुक्र किया कि कोई तो है जो भाभी को भी चुप करवा सकता है। भाभी ने बड़ी चुपती हुई नजरों से मुझे देखा और कहा, चलो घर चले। और फिर रात को हम दोनों घर वापस आ गई। भाभी ने अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपने भाई के हाथों इसलिए मुझसे पहले ही दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हुई और सीधा अपने कमरे में चली गई। मैं अम्मा के पास उनके कमरे में आ गई थी और वहाँ शादी पर जो हुआ सब अम्मा को बताया। अम्मा बहुत गुस्से में थी, मगर फिर भी अम्मा ने कहा कि लाइबा, तुम्हारी भाभी ने जो भी किया उसका जिक्र किसी से भी नहीं करना, क्योंकि तुम्हारी भाभी सबको अपनी बातों से मुतमईन कर लेगी और तुम्हें झूठी साबित कर देगी। मैं अम्मा की बातें सुनकर खामोश हो गई और अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई। और कुछ दिनों बाद जो लड़की तानिया मुझे शादी में मिली थी वो हमारे घर आ गई। वो मेरी भाभी की कज़न थी, लेकिन उनका आपस में इतना आना जाना नहीं था। और उसने कहा, हमारे घर मिलाद रखा है, तुम सब लाजमी आना। हम सब उनके घर चले गए। उनका घर बहुत खूबसूरत था। अम्मा एक औरत से बातों में मसरूफ थी और मैं अलग थलग बैठी थी। अगर मिलाद शरीफ ना होता तो मैं कभी भी यहाँ ना आती। और तभी तानिया ने आकर कहा, आओ तुम्हें घर दिखाऊं। और मैं उसके साथ घर देखने लगी। जब तानिया को फोन आया और मैं कमरे में रखी चीजों को देखने लगी और बेहियाली में चलते चलते दूसरे कमरे में आ गई। दरवाजा पहले से खुला हुआ था तो सामने सोफे पर तानिया के भाई को देखकर वापस मुड़ने लगी। जब तानिया आ गई उसने कहा, उस्मान यहाँ बैठे हो तुम, चलो उठो और लाइबा को घर दिखाओ तुम। मैं जरा मम्मा की बात सुनकर आती हूँ। और पता नहीं क्यों इस लड़के उस्मान ने बड़े अखड़े लहजे में कहा, आए मोहतरमा, आपको अपना महल नुमा घर दिखाऊं। लेकिन मैं पहले ही घबरा रही थी। जब उस्मान ने पूछा, आप क्या करती हैं और आपका पूरा नाम क्या है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा शायद वो मेरा मजाक उड़ाने का इरादा रखता है। मैं खामोश रही और तभी उसकी बहन तानिया आ गई। कहने लगी, दिखा दिया घर। तो उस लड़के ने अपनी बहन को कहा, घर नहीं महल बोलो जिसको तुम दिखाने का इरादा रखती थी। और तुम्हारी दोस्त ने तो एक कदम भी नहीं उठाया, बल्कि खड़ी कांप रही है। मैं इतना खौफनाक हरगिज कभी नहीं हूँ जो मुझे देखकर इसकी टांगे कांप रही हैं। मैं शर्मिंदा से घर वापस आ गई। मेरा यही मसला था, मैं कहीं जाती ही नहीं थी, शायद इसलिए मैं फौरन घबरा जाती थी। तानिया अब अक्सर हमारे घर आने लगी। हालांकि उम्र में कुछ साल मुझसे बड़ी थी, पर वो मुझे अपनी आपी जैसी लगती, जो हर कदम पर मेरा साथ देती, मेरी मदद करती। मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान नहीं थी। एक एक करके मुझसे सभी रिश्ते दूर जा रहे थे। मेरी अम्मा हंसी खुशी हमसे बातें कर रही थी जब अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। उनका रंग जर्द पड़ चुका था और जैसे पानी उनके मुंह को लगाया वो मुझे देख रही थी और इस दुनिया से चली गई। एक पल लगा था मेरी माँ को मुझसे एक पल लगा मेरी माँ को मुझसे जुदा होते हुए। अपने बाबा की वफात के बाद मैं बहुत हसास हो गई थी, पर अपनी माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। इतनी मोहब्बत करने वाली माँ कि मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया था और मैं फूट फूट कर रो दी थी। भाई मुझे तसल्ली देते कि ना रो ऐसे, पर मुझे सब्र ही नहीं आ रहा था। बड़ी बहन भी कुछ दिन रही और फिर अपने ससुराल चली गई, क्योंकि उसके ससुराल वालों को पसंद नहीं था रोज रोज मैके जाना। पर मैं आज भी इसी जगह खड़ी थी जहाँ मेरी माँ मुझे छोड़ कर गई थी। अम्मा को गए 3 माह हो चुके थे और आहिस्ता आहिस्ता सभी इस गम से निकल चुके थे, पर मैं नहीं निकली थी। मैंने अपनी सबसे प्यारी मोहब्बत करने वाली माँ खो दी थी, अपनी जिंदगी को खो दिया था। और अम्मा के जाते ही भाभी का रवैया भी बिल्कुल बदल चुका था और घर में तब्दीलियां होने लगी थी। खुद भाभी भी फैशन करने लगी, अपने बाल तक कटवा लिए और बाकायदगी से पार्लर जाती। घर में काम करने वाली वाली रख ली गई। असल में अम्मा को ये सब पसंद नहीं था। वो कहती थी बेटियां सादी ही अच्छी लगती हैं। अम्मा ने कभी बहू बेटी में फर्क नहीं किया था।
पर उनके जाने के बाद रिश्तों में बहुत फर्क पड़ने लगा था। तानिया मिठाई लेकर मुझसे मिलने आई थी। वो माँ बनने वाली थी और मैं इसे मुबारकबाद देने लगी जब तानिया के भाई उस्मान ने कहा, आपको देखकर मैं सोचता हूँ आप यूनिवर्सिटी कैसे पहुँच गई। मैं फिर से घबरा गई थी जब उसने कहा, परेशान मत हो, असल में यूनिवर्सिटी में भी तो लड़के होते हैं, क्या वहाँ जाकर भी आप ऐसे ही कामती रहती हैं। आप मुझे देखकर इतना डर जाती हैं तो वहाँ जाकर आपका क्या हाल होता होगा। और तानिया हंसने लगी। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती। तभी मेरी भाभी पार्लर से आ गई। कहने लगी, वाह क्या बात है, अगर मैं ना आती तो तुम लोग ऐसे ही चले जाते और मुझे खबर भी ना होती। पता नहीं क्यों वो अजीब सी हो रही थी और उनकी बातों से अचानक माहौल कुछ बेजार सा हो गया। जब भाभी ने कहा, तानिया तुम तो मेरी कजन हो, फिर लाइबा से क्यों इतनी दोस्ती है, कहीं तुम कुछ और प्लान तो नहीं कर रही। और वो लोग बिना कोई जवाब दिए चले गए और भाभी ने मुझे कहा कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, जो नजर आते हैं इनकी हकीकत ये नहीं है, बेहतर है इन दोगले लोगों से दूर रहो। अब तुम्हारी माँ जिंदा नहीं जो समझा सके। मुझे भाभी की बातों ने हर्ट किया था। एक जब से अम्मा इस दुनिया से गई थी, भाभी के साथ साथ भाई का रवैया भी मुझसे बदला हुआ था, जिसकी वजह किसी को भी नहीं पता थी। बड़े भाई आए हुए थे, वो अपनी फैमिली के साथ बाहर मुकय्यम थे और उसी शाम आपी और उनकी सास और ननंद आई। मेरा रिश्ता मांगा अपने उस बेटे के लिए जो पहले शादीशुदा था और एक बेटा था उसका। बड़े भाई ने कहा कि पहली बात, आपको 1000 बार सोचना चाहिए था इस बारे में, और दूसरी बात, हमारे खानदान का रिवाज है जहाँ एक बेटी दी हो वहाँ हम अपनी दूसरी बेटी नहीं देते। आप लोग जा सकते हैं। और आप ही के ससुराल वालों ने कहा, ठीक है फिर अपनी बड़ी बहन को भूल जाना, आज के बाद उसका इस घर में दाखिला हमेशा के लिए बंद है, ये कभी अपने मायके वालों से नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद आपी की ननंद आ गई और कहने लगी, हम क्या करें, हमारा भाई लाइबा से ही शादी करना चाहता है। वैसे मेरे भाई को लड़कियों की कमी नहीं है, इसी वजह से बार बार जलील होने आ जाते हैं। और मेरे भाई ने कहा, लाइबा और आपके भाई में 15 साल का फर्क है और मेरी बहन अभी पढ़ रही है, इसकी जहाँ शादी होगी हो जाएगी। आपी की ननंद ने कहा, कहीं ऐसा ना हो दूसरी बहन भी आपके घर आ जाए। वो धमकियां देने लगी और फिर चली गई। सब जानते थे आप ही का देवर लड़कियों में दिलचस्पी रखता है, दिल फेंक इंसान है और पहली बीवी से बन नहीं सकी और दोबारा एक जगह मंगनी हुई, पर उसकी हरकतों की वजह से वो भी खत्म हो गई। आप ही ने पहले ही भाई को सब कुछ बता दिया था और कहा था कि मेरी फिक्र मत करें, ये लोग कुछ नहीं करेंगे और ना ही घर से मुझे निकाल सकते हैं। बड़े भाई वापस चले गए और छोटे भाई और उसकी बीवी का रवैया वैसे का वैसा था। जब एक दिन भाई ने कहा, लाइबा अम्मा ने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया था, पर तुम लड़की जात हो, ब्याह कर चली जाओगी और ये घर भी तुम्हारे ससुराल वाले मांग लेंगे, मगर तुमने सोचा कि तुम्हारे भाई का क्या होगा। और तब मैं सब कुछ समझ गई थी। यही वजह थी जिसकी वजह से भाभी हर अच्छा रिश्ता ठुकरा देती थी। अब यूनिवर्सिटी में आपी का देवर मुझे तंग करता, वहां पहुंच जाता और कहता, अपने भाइयों से कह दो तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी, वरना किसी और के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत डर गई थी, अपनी आपी को फोन करके सब बताया और कुछ दिनों बाद जैसे यूनिवर्सिटी से निकली, सामने आपी का देवर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, चलो बैठकर कुछ बात करते हैं, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। वो मेरा हाथ पकड़कर खींचने लगा। जब मैंने कहा, फैसल भाई मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ, तो उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा, भाई नहीं हूँ तुम्हारा, और तुम्हारा कब से चक्कर चल रहा है उस्मान के साथ। जबकि मुझे कुछ मालूम ही नहीं था और मेरे हाथ में अंगूठी डाल दी। कहने लगा, कल हमारा निकाह है, तैयार रहना। अब तो तुम्हारे घर वाले भी मान गए हैं शादी के लिए। मुझ पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े, भला ऐसे कैसे हो सकता है। घर आई तो भाभी गले मिली, कहने लगी, मुबारक हो, अब तुम भी अपनी बहन के ससुराल जा रही हो, कितनी खुशनसीब हो, गट्ठी रहना अब दोनों बहनें। और जब मैंने भाभी से पूछा, आपने कैसे मेरा रिश्ता आपी के देवर के साथ कर दिया, तो कहने लगी, तुम्हारी औकात ही यही है कि ऐसे शख्स के साथ ब्याह दी जाओ। आपी से भी राब्ता नहीं हो पा रहा था और बड़े भाई का भी फोन बंद था। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। सुबह मेरा निकाह था, मेरे हाथ कांप रहे थे। तब मैंने जाकर हानिया को फोन किया, लेकिन आगे उस्मान था और पता नहीं कैसे मैंने उससे कह दिया कि वो मुझसे शादी कर ले, मुझे बचा ले। यूनिवर्सिटी में पेश आने वाला वाकया और भाभी का रवैया, मेरी बहन के हालात सब दिमाग में घूम रहा था। सब कुछ मैंने उस्मान को बता दिया और मुझे लगा इस बात पर भी वो मेरा मजाक बनाएगा और कहेगा कि आज की लड़कियां इतनी डरपोक कैसे हो सकती हैं।
फोन बंद करके मैं फूट फूट कर रो दी। अपनी माँ को पुकारने लगी। खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। जब माँ बाप सर पर ना हो तो एक लड़की के लिए ये सब बहुत मुश्किल होता है। मैंने आज अपने हाथों अपना भरम खो दिया था। उसी शख्स के सामने जिसने हमेशा मेरा मजाक बनाया, कैसे मैंने उससे भीख मांग ली कि मुझसे शादी कर ले। रोते रोते सो चुकी थी। जब सुबह हुई तो तानिया उसकी फैमिली हमारे घर मौजूद थे। साथ मौलवी साहब भी थे और तानिया मुझे बाजू से पकड़ कर ले गई और कहा, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ ये सब हो रहा है। मुझे तो जैसे पता चला तुम्हारा आज निकाह है, आप ही के देवर से हो रहा, तो फौरन आ गए। हम तो तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन तुम्हारी भाभी ने ये कहकर इनकार दिया कि लाइबा को तुम्हारा भाई पसंद नहीं। और तुम्हारी भाभी खुद अपनी बहन का रिश्ता लेकर आई हमारे घर। तुम्हारी भाभी ने अपनी बहन का रास्ता साफ करने के लिए तुम्हें कुएं में धकेल रही थी। ये बात मैं समझ गई थी। मेरा निकाह हो गया। भाभी रोकती रही पर तानिया के घर वालों ने एक नहीं सुनी और भाई भी खामोश खड़ा था। और उसी वक्त मेरी रुखसती हो गई। कुछ दिनों बाद वलीमा रखा गया, लेकिन एक अजीब बात थी। मेरी शादी में मेरा देवर दूर दूर ही रहता था और घर वाले भी उससे ज्यादा बात नहीं करते थे। मेरी सास ने मेरे देवर से कहा कि अब तुम्हारी उम्र नहीं रही कई कई दिन घर से बाहर रहने की, पर वो हंस देता और मैं अपनी परेशानी में ही रही। मुझे लगा मेरे शोहर उस्मान ने मजबूरी में मुझसे निकाह किया था, पर उसने बताया वो मुझे पसंद करता था। और जिस दिन तुम्हारी भाभी ने कहा तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं, मैं वाकई हर्ट हुआ था। लेकिन जिस दिन तुमने खुद कहा कि मुझसे शादी कर लो, तब मैं कितनी देर सोचता रहा। बार बार नंबर को देखता रहा कि क्या ये वाकई तुम्हारा नंबर है और वो तुम थी। मेरे शोहर ने कहा, अब डरना और नर्वस होना छोड़ दो। अब तुम मेरी बीवी हो। और घर वालों को मैंने कुछ नहीं बताया था, बस इतना कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हारा निकाह तुम्हारी आपी के ससुराल वाले जबरदस्ती कर रहे हैं। इसलिए सब अचानक हो गया और मैं इतनी अहमियत इतने मान पर रो दी थी। मैं जिस शख्स को समझती थी मेरा मजाक बनाएगा, उसने मेरा मान रखा और मुझे इज्जत दी थी और मैं उसके साथ बहुत खुश थी। अभी मेरी शादी को कुछ अरसा ही हुआ था जब मेरा देवर एक लड़की को भगा कर ले आया। वो पागल थी और कहा मैं उससे शादी कर चुका हूँ। सारे घर वाले बहुत परेशान थे और मुझे अपने देवर की हरकतें मशकूक लगने लगी। वो रोज 5 किलो गोश्त लाता और कहता, भाभी इसको लजीज पकाना, और जब पका देती तो सारे का सारा अपनी बीवी को खिला देता और फिर बाहर से दरवाजा बंद कर देता और मुझे कहता, भाभी गलती से भी इस दरवाजे को मत खोलना। यूं वो बस गोश्त खिलाने के लिए अपनी बीवी को बाहर निकालता और मैं हैरान हो गई, उनको मसला क्या है? मेरा देवर ऐसे क्यों करता है? और ना ही अपनी बीवी को किसी से मिलने देता है। जब से शादी हुई थी वो ज्यादा घर से बाहर ही होता था और उसका कमरा भी एक तरफ था। घर के सभी अफराद उससे बात करना पसंद नहीं करते थे। जब एक दिन मैंने सोच लिया इस लड़की को भगा दूंगी, यूं एक रात चुपके से इस लड़की के कमरे का दरवाजा खोलकर खुद सो गई। और जब सुबह आंख खुली तो ये देखकर रूह लरस गई थी। वो लड़की कोई जानवर लग रही थी। उसका रंग स्याह हो चुका था और वो खून की उल्टियां करने लगी। मेरे शोहर ने डॉक्टर को फोन किया और डर के मारे कोई भी उसके पास नहीं जा रहा था। सब इस्तगफार करने लगे। और जब उस लड़की ने कहा, मेरा नाम नूरीन है, मैं इस घर की बहू नहीं हूँ, बल्कि मुझे धोखे से यहाँ पर लाया गया है। आपका देवर आपके देवर और मेरा राब्ता एक रॉन्ग नंबर से हुआ, लेकिन वो सब प्लान करके कर रहा था और उसे पहले पता था। मुझसे फोन पर बात करता था। फिर मेरे हमारे दरमियान मोहब्बत हो गई और जब मेरे घर वाले नहीं माने तो मुझे भगाकर यहाँ ले आया और मुझे कहा कि घर सबको यही लगना चाहिए कि तुम पागल हो, वरना घर से निकाल देंगे। और मैं पागल बनने का नाटक करने लगी और वो रोज मेरे साथ जबरदस्ती करता रहा। ये एक शैतान है, जादू सीख रहा है और मेरे अलावा भी न जाने कितनी लड़कियों की इज्जत के साथ खेल चुका है। उसका जादू मुझ पर चलने लगा। मेरे अंदर जिन्नात हाजिर करता रहा और जैसे वो आते तो पका हुआ गोश्त लाता जो मुर्दार गोश्त था। इसी वजह से घर वालों को नहीं देता। और मैं पागल नहीं हूँ, पर आपका देवर मुझ पर अमलियात करता है। वो काला जादू सीख रहा है, ऐसा जादू जिससे वो किसी भी इंसान को अपने काबू में कर सकता है। इससे पहले किसी और की बेटी के साथ मेरी तरह हो। आप लोग उसको रोक लें, वो बहुत बुरा आदमी है। वो कभी इस घर की भलाई नहीं चाहता। बहुत जल्द आप सबको तबाह कर देने वाला है। जिस जगह मेरा देवर अपने अमलियात करता था वो लड़की वहां का पता बताने लगी और सब हैरान थे। उनकी आंखों पर धूल झोंकना किसी को खबर तक नहीं हुई थी। मेरे शोहर ने पुलिस को फोन किया। डॉक्टर लड़की को हाथ तक नहीं लगा रहा था और फिर इस लड़की ने कहा, मुझे छोड़ दें, आप लोग यहाँ से चले जाएं।
मुझ जैसी घर से भागी हुई लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ज़रूर मेरी माँ की बददुआ लगी होगी मुझे। और फिर लड़की चीखें मारने लगी और मुझसे उनकी हालात देखी नहीं जा रही थी, और जब उसके मुंह से गोश्त के टुकड़े निकले तो मैं उल्टियां करने लगी और वो मर गई, और मुसलसल उसके मुंह से खून निकल रहा था और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी और रोने लगी। मेरी सास ने कहा, बेटी जो देखा सब भूल जाओ। मैंने अपने शोहर से कहा, मैं इस घर में अब नहीं जाऊंगी। वो लड़की हर जगह नजर आती है। और तब मेरी सास ने कहा कि इसमें हमारा ही कसूर है। जब एक दिन गांव गए तो वहां एक औरत कहने लगी, ये एक शैतान का बच्चा है, वो इसे मारने लगी थी। और तब मैंने उससे वो बच्चा ले लिया। मुझे इस बच्चे पर बहुत रहम आया था। जो तुम्हारा देवर है वो मेरा सगा बेटा नहीं है, पर कुछ सालों से वो बहुत बदल गया था। मेरी तबीयत ऐसी नहीं थी, पर खून ने अपना असर दिखा दिया था। वो जेल में है और पुलिस वालों ने से संभालना नहीं जा रहा था। अगर ऐसे ही रहा तो वो इसको जान से मार देंगे। वो मेरा बेटा नहीं है, पर मैंने उसको अपना बेटा माना था। वो कैसे ये सब कर गया पता नहीं। वो किसी से बात नहीं करता, बस आंखें बंद किए कुछ पढ़ता ही जा रहा था, और उसकी शक्ल शक्ल खराब होती जा रही थी। मेरी सास रो रही थी और फिर मैं अपने मायके आ गई, और एक माह के अंदर अंदर मेरे शोहर ने नया घर ले लिया और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। और 3 साल बाद मेरा देवर जेल 3 साल तक मेरा देवर जेल में रहा। एक दिन पता चला कि उसको किसी ने जेल के अंदर ही मार दिया है और उसकी लाश को कीड़े खा रहे हैं। जो कुछ वो करता रहा, न जाने कितने घर उसने तबाह किए होंगे। पता नहीं किसकी बददुआ लगी होगी। इंसान गलत रास्तों को चुनकर गलत काम करके दूसरों को अपना गुलाम बनाना चाहता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो ये क्यों भूल जाता है कि ये दुनिया मकफ़ात अमल है। इस दुनिया से बच भी गया तो क़यामत के दिन ज़रूर पकड़ा जाएगा।